हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हो गए, जहाँ भी हो गए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही जबरदस्त हैं नेक्स्ट। पादप आकारिकी के संदर्भ में झाड़ियों और साग के मध्य अंतर करने के लिए आमतौर पर निम्न में से किस विशेषता का प्रयोग किया जाता है? देखिए, आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक होता है वृक्ष। वृक्ष जो आप लोगों के लिए पूर्ण रूप से आप लोगों के लिए जो पौधा होता है बड़का सा, आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिस पर आम उम आप लोग तोड़ करके आम अमरूद तोड़ के खाते हैं, वो क्या है? वृक्ष है। लेकिन आप लोगों के लिए जो पादप छोटे पादप अपेक्षाकृत होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी तने पाए जाते हैं, लेकिन उनकी हाइट कम होती है, लेकिन 1 मीटर से ऊंचे होते हैं। यानी कि 1 मीटर से बड़े होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। साथ में इनमें तने वने होते हैं, वो पतले पतले ही होते हैं, और धरातल से ही इसमें तने निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन जो पूर्ण रूप से जो वृक्ष होते हैं, उनमें तने बाद में निकलना प्रारंभ होते हैं, कुछ देर के बाद में, कुछ ऊंचाई के बाद में निकलना प्रारंभ होते हैं, और वो ज्यादा विशाल होते हैं। लेकिन झाड़ियां क्या होती हैं? झाड़ियां आप लोगों ने देखी होंगी, 1 मीटर से अधिक इनकी ऊंचाई होती है, तने जड़े से ही निकलना प्रारंभ कर देते हैं, मतलब धरातल के पास से ही तने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जो साग क्या होता है? साग आप लोगों ने सुना होगा, जैसे घास फूस वाली चीजें हैं। आप लोग जैसे आप लोग पालक का भी खाएं, वो भी क्या एक प्रकार का साग है, आप लोग देखने को मिलेगा। ओके, तो साग का मतलब क्या है? जो आप लोग छोटे छोटे, जैसे मुकैया का पेड़ हो गया, ऐसे छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनके लिए पादप होते हैं, उनके लिए हम साग बोलते हैं। इनकी ऊंचाई जो होती है वो 1 मीटर से कम होती है। इनमें तनों का अभाव होता है, पत्तियां होती हैं, और आप लोगों के लिए छोटे छोटे पादप देखने को मिलेंगे। तो पत्तियों का आकार देखा जाता है। पत्तियों के आकार के आधार पर इनका दोनों के बीच में अंतर किया जा रहा है? नहीं, पत्तियों के आधार पर नहीं, पत्तियां तो दोनों में ही पाई जाती हैं। मुख्य अंतर क्या है? पौधे की लंबाई। देखिए, पौधे की लंबाई देखिए, जो साग होते हैं उनकी लंबाई 1 मीटर से कम, झाड़ियों की लंबाई 1 मीटर से ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि बी वाला हमको ऑप्शन क्या मिल गया? सही मिल गया, बड़े प्यार से। आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही हैं? ओके। जो लोग नेक्स्ट एग्जाम दे रहे हैं उन लोग, अरे ये क्या हो गया? हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। क्या करें? आप लोग मैसेज कैसे देखिए, 1 सेकंड में आप लोग क्लासेस ऑन कर लेता हूँ। इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ पहले। ये मोबाइल बड़ी जल्दी, अरे इस अपने आप खुल गया ही। चलो चार्जिंग पे इस पे मैं लगा लेता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, वरना आप लोग के मैसेज नहीं देख पाएंगे ना, समस्या आ जाएगी। फिर आप लोग कहेंगे लाइव क्लास का मतलब ही क्या जब आप लोग मैसेज नहीं देख रहे हैं। ओके, यहाँ पर अरमान अली जी बोल रहे हैं कि सर के पास कमेंट पढ़ने का समय ही नहीं है। अरे कमेंट भी पढ़ेंगे, जिसकी जरूरी कमेंट होता है उसका पढ़ लेते हैं, और सभी की कमेंट ऐसे पढ़ेंगे तो समय ज्यादा लग जाता है। फिर पहले आप लोगों के सभी के कमेंट पढ़ते थे, आप ही लोग फिर कहते थे कि समय बर्बाद करते रहते हैं। अब हम क्या करें? कुछ लोग कहते कमेंट पढ़ते तो समय बर्बाद करते हैं, कभी कभार कमेंट के नाम नहीं लेते हैं आप लोग, तो आप लोग भी परेशान होते हैं। अरे थोड़ा तो हमारे बारे में भी सोच लीजिए, हम क्या करें? ना घर के रहते हैं, ना घाट के रहते हैं। ओके, तो विभिन्न विचारधाराओं के लोग होते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा समझा करिए। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो हम देख लेंगे। ओके, परेशान मत होइएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हम लोग विचार कर लेते हैं, इतना कह रहा है करने के लिए। जैविक अनुकूलन एक विकासवादी प्रक्रिया है। देखिए, जैविक अनुकूलन क्या है? इसमें देखिए दो शब्द हैं, शब्दों को समझिएगा, वरना आप लोग पढ़ते रह जाएंगे, कभी आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अप्रोच बिल्ड करिएगा, पीसीएस क्वालिफाई, आर क्वालिफाई कर सकते हैं, बिना अप्रोच के रटते जाइए, लेकिन अब उसमें भी ट्रेंड चेंज करने लगा है, देख रहे हैं आप लोग। तो अप्रोच बनाइएगा, यूपीएससी के लिए तो अप्रोच बहुत जरूरी है। एक जैविक, दूसरा अनुकूलन। जैविक क्या है? आप लोग जानते हैं, जैसे कि जो जैविक चीज होती है जिसके अंदर एक तरह से जान होती है, वो क्या है? एक तरह से जैविक है। ओके, जिनमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, वो क्या एक तरह से जैविक है। दूसरा अनुकूलन क्या है? अनुकूलन का मतलब होता है एडॉप्शन, जैसे कि हम किसी चीज को एडॉप्ट कर लेते हैं हल्के हल्के। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, धूप अब ज्यादा पड़ने लगी, गर्मी ज्यादा पड़ने लगी, अब हम थोड़े से अनुकूलित हो गए हैं गर्मी को लेकर के। जैसे हम लोग गर्म क्षेत्र में रहते हैं तो हम गर्मी को लेकर के अनुकूलित हैं, अभी यूरोपियन को ला करके, किसी साइबेरियन क्षेत्र में रहने वाले को ला करके, किसी पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को ला करके आप लोग हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश वाले रीजन में भेज दीजिए, तो वो गर्मी के मारे पगला जाता है, कहता है अरे क्या हो गया, क्या हो गया यार, जिंदा नहीं रहेंगे लगता है। तो वही क्या है? अनुकूलन है। हम जिस क्षेत्र पे, जिस जगह पर रहते हैं, हम अनुकूलित हो जाते हैं। हमारा क्लाइमेट हल्के हल्के चेंज हो रहा है, हम उसको लेकर के भी अनुकूलन कर लेते हैं।
ओके, अनुकूलन एक विकासवादी प्रक्रिया, ये हल्के हल्के विकास होता है आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, जैसे जल में रहने वाले जीव हैं वो जल को लेकर के अनुकूलित हो गए हैं, जैसे मछलियों के अंदर पंख पाए जाने जिससे वो तेजी से चल सके, स्थल पर रहते हैं उन पर पैर पाए जाते हैं अधिकांशों के अंदर, जल में रहते हैं उनमें गल फेफड़े पाए जाते हैं सांस लेने के लिए, लेकिन जो स्थलों के ऊपर रहते हैं हमारी जैसी नाक पाई जाती है उनके अंदर। ओके, वो सूंघ सूंघ के देखते हैं, आज मोमोज की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है कहीं से। ओके, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके द्वारा किसी जनसंख्या के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी उसके पर्यावरण के लिए बेहतर अनुकूलित होते जाते हैं, एकदम सही बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे हम लोगों ने अपनी पूंछ का उपयोग करना बंद कर दिया, हमारी पूंछ कहाँ हो गई, गायब हो गई हल्के हल्के। ओके, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पहला कथन सही है, अनुकूलन अल्प समय में नहीं होता है क्योंकि किसी क्षेत्र के अजैविक कारक बहुत धीरे धीरे परिवर्तित होते हैं। तो देखिए अजैविक कारक होते हैं वो धीरे धीरे किसी क्षेत्र के परिवर्तित होते हैं, एकदम सही बात है, लेकिन ये इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ओके, तो ये चीज आप लोग देखने को मिलेगी। तो पहला दूसरा दोनों के दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मानव शरीर में पेशीय ऊतकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हम लोग पेशीय ऊतकों की बात कर लेते हैं। शरीर के उन भागों में गैर धारीदार पेशियां पाई जाती हैं जो स्वैच्छिक गति करते हैं। देखिए, जो स्वैच्छिक गति करते हैं, जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें होती है वो ऐच्छिक होती हैं, दूसरी होती है अनैच्छिक होती है, मतलब हमारी इच्छा के बिना भी चलती है। जैसे दिल का धड़कना, आप कहेंगे "आज मेरा दिल धड़कना बंद हो जाए", वैसे कहते हैं मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, अरे तुम नहीं होती हो तो भी धड़कता है दूसरे को देख करके, वो हमेशा धड़कता है क्योंकि वो क्या है भाई, वो अपने आप धड़कता है, वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं कार्य करता। और जो इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, मतलब जो अपने आप स्वतः काम करता रहता है, उसमें आप लोगों के लिए देखने को मिलेगा कि ये उसमें धारियां नहीं होती हैं। उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा उसकी जो सतह होती है वो एकदम चिकनी होती है, फ्लैट होती है, एकदम ऐसा चिकनाई की हुई आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, तो ये चीज है। तो शरीर के उन भागों में गैर धारीदार पेशियां पाई जाती हैं जो स्वैच्छिक गति करते हैं, नहीं। अभी हम आप लोग बताएं, हृदय का संकुचन एवं विस्तार हृदय की पेशियों के कारण होता है। जैसे हमारा दिल है धड़कता है, कभी संकुचन होता है, फिर उसमें फैलाव होता है जिससे ब्लड है वो खींचता है फिर छोड़ता है, फिर खींचता है फिर पंप करता है, इस तरह से कार्य करता है। तो एकदम सही बात है। आहार नाल और रक्त वाहिकाएं रेखित रेखित पेशी के उदाहरण हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए रक्त वाहिकाएं और ये रेखित पेशी के उदाहरण कहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगी, आप बताइएगा। रक्त वाहिकाएं हम कहेंगे, रेखित पेशी किन में पाई जाती हैं, रेखित पेशी उनमें पाई जाती हैं जो हमारी इच्छा से कार्य करते हैं, उसमें रेखाएं पाई जाती हैं, उनकी जो सतह होती है वो चिकनी नहीं होती है, उनमें क्या होती है, रेखाएं होती है। हम क्या ऐसे कह सकते हैं, नहीं अभी मेरे दिमाग में खून मत जा थोड़ी देर के लिए, या फिर मेरे हाथ में खून मत जा थोड़ी देर के लिए, वो अपने आप ही रक्त प्रवाह होता रहता है ना, यानी कि ये अनैच्छिक है, हमेशा होता रहता है, आप लोग को देखने को मिलेगा। आहर ना, आप कहेंगे नहीं अभी मैंने मोमोज खाया, टेस्ट बड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं पेट में ही रहना, अभी छोटी हाथ बड़ी हाथ में मत जाना, ऐसा कर सकते हैं नहीं। एक बार भैया मुंह के नीचे गया, फिर उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली चलता है, पेट में जाएगा, पेट के बाद में वो हल्के हल्के छोटी हाथ बड़ी हाथ में चला जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दूसरा वाला क्या है, सही है। तो केवल एक इसका सही देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछ रहे हैं, यहाँ पर किंग राजा पूछ रहे हैं कि जो लेक्सिकॉन की एथिक्स की बुक आती है वो हिंदी में आती है क्या। हाँ हिंदी में आती है, डेफिनेटली आती है, आप लोग बाई कर सकते हैं। ओके, हमारे पास पड़ी होगी पीडीएफ तो आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी, वैसे होगी हमारे पास हमको लगता है, क्योंकि पहले कॉपीराइट आ गए हैं सभी चैनलों पर पहले वाले, तो वो पहले बंद हो गए हैं, 3-4 महीने हो गए, तो पहले हम आप लोगों के लिए बहुत कंटेंट शेयर करते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर एक बात कर रहा है, एक समान मतलब क्या है, गति क्या है, समान है, और कौन सी गति है, वृत्तीय गति, यानी कि गोल गोल घूम रहा है, किसी के गोल गोल चारों ओर घूम रहा है, लेकिन समान गति से घूम रहा है। तो चलिए, वस्तु की चाल, इसमें बोल रहा है कि वस्तु की चाल स्थिर रहती है जबकि दिशा निरंतर परिवर्तित होती रहती है। देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा एकदम सही। देखिए चाल क्या है आप लोगों के लिए, स्थिर रहती है, भाई सेम चाल है, सेम चाल से चल रहा है, लेकिन इसमें दिशा परिवर्तित होती रहती है। दिशा के परिवर्तन की वजह से ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसमें वेग में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि वेग वेग एक सदिश राशि है, सदिश राशि होने की वजह से दिशा में जब परिवर्तन आता है, क्योंकि देखिए गोल गोल कब घूम पाएंगे, जब आप अपनी दिशा परिवर्तित करेंगे। ओके, वरना रैखिक गति हो जाएगी ना, सीधे सीधे चले जाएंगे, एक लाइन में आप लोग चले जाएंगे, तो आपको वृत्तीय गति करने के लिए दिशा परिवर्तित करनी होगी।
जब दिशा में परिवर्तन होता है, क्योंकि वेग है वो एक एक आप लोगों को देखने को मिलेगा सदिश राशि है, तो इसमें त्वरण में परिवर्तन आता है, तो जिस वजह से वेग में भी परिवर्तन आ जाता है। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हम लोग विचार कर लेते हैं। छाया इसलिए निर्मित होती है क्योंकि किसी वस्तु द्वारा प्रकाश को अवरोधित और बाधित कर दिया जाता है, जिससे वह कुछ क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती है। एकदम जैसे सिंपल बात है भाई, कहीं पर शैडो क्यों बन रही है? क्योंकि एक तरफ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो आपका शरीर है या फिर कोई वस्तु है वो उसको अवशोषित कर ले रही है या फिर परावर्तित कर दे रही है, जिस वजह से उसके अपोजिट साइड में आप लोग देखेंगे कि छाया बन रही होगी। तो आप लोग एकदम सही है भाई, क्योंकि उस क्षेत्र में अगर जैसे कि कोई दूसरी चीज है, जैसे शीशा है, शीशा के आर पार प्रकाश चला जाता है, तो शैडो शीशा की बनेगी? शीशा की शैडो नहीं बनेगी। लेकिन आप एक दीवार रख दें या फिर लकड़ी का गत्ता रख दें या फिर लकड़ी की फल्टी रख दें, तो उसकी शैडो बनने लगेगी, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जो जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं या तो उसको अवशोषित कर ले रहा है और कुछ मात्रा में परावर्तित भी कर दे रहा है, लेकिन उसके उधर नहीं जाने दे रहा है। तो ये चीज आप लोग देखने को मिलेगा। वस्तु से गुजरते समय प्रकाश के कंपन से छाया उत्पन्न होती है, तो नहीं, आप लोगों को ये गलत देखने को मिलेगा। बल्कि जो छाया है वो अपवर्तन की घटना है। किसकी घटना है? अपवर्तन की घटना है। ओके, कंपन की घटना नहीं है। तो पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा गलत है। कोई दिया रखा है इसमें? सी वाला इसमें दिया रखा है। ओके, तो एकदम सही है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चुंबकत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पर चुंबकत्व की, तो एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित होती है। तो एकदम सही बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, उत्तर और दक्षिण दिशा में हमेशा संरेखित होती है। क्यों? अगर आप स्वतंत्र रूप से किसी चुंबक को लटकाएंगे, स्वतंत्र रूप से चुंबक को लटकाएंगे, तो वो हमेशा उसकी दिशा क्या होगी? उत्तर दक्षिण होती है। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति कार्य करता है। हमारी जो पृथ्वी है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ यहाँ पर, एक सेकंड रुकिएगा। ये कुछ पेज ऐड कर लेते हैं, क्योंकि इसकी अभी जरूरत पड़ने वाली है हम लोगों के लिए। तो चलिए, तो देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे हमारी ये पृथ्वी है, बहुत जरूरी है। बहुत से लोग इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल समझ लेते हैं और सिंपल समझ के क्या कर देते हैं, इसको गलत कर देते हैं। मान लेते हैं हमारी क्या है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये मान लेते हैं इसका नॉर्थ पोल है, ये क्या है, इसका साउथ पोल है। अब देखिए नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो हमारी पृथ्वी है वो भी क्या करती है, एक चुंबक की भांति कार्य करती है। तो हमारी पृथ्वी है इस तरह से चुंबक की भांति कार्य करती है। लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हमारी पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव है वो अपोजिट आप लोगों को देखने को मिलेगा। जिधर हमारा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, उधर आपको दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव देखने को मिलेगा। इधर क्या है, यानी कि साउथ आप लोग देखने को मिलेगा। ये चुंबकीय ध्रुव की बात कर रहे हैं। इधर साउथ है, नॉर्थ की तरफ क्या है, साउथ है। और आप लोगों को देखने को मिलेगा कि साउथ की ओर क्या है, आप लोगों के लिए नॉर्थ देखने को मिलेगा। ये पीछे क्यों चल रही है वीडियो? अच्छा, हम 40 सेकंड पीछे हो गए। ध्यान से समझिएगा, इधर क्या है, नॉर्थ है, यानी कि चुंबकीय ध्रुव क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी पृथ्वी का। ध्यान रखिएगा। नंबर एक, तो इस वजह से जब हम स्वतंत्र रूप से हम लोग क्या करेंगे, चुंबक को लटकाएंगे, तो चुंबक को जब लटकाएंगे, मानते हैं चुंबक है, हमने स्वतंत्र रूप से चुंबक को लटकाया, तो चुंबक भी क्या करेगी, हमेशा इस तरह से ही, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर होगी। अब इसका भी तो नॉर्थ साउथ होगा, इस चुंबक का भी क्या होगा, नॉर्थ साउथ होगा। लेकिन आप लोगों के लिए इस चुंबक का नॉर्थ किधर देखने को मिलेगा, वो नॉर्थ में ही देखने को मिलेगा। मतलब इधर क्या होगा, इसका नॉर्थ होगा, इधर क्या होगा, इसका साउथ होगा। इसका इधर इसका क्या होगा, नॉर्थ होगा, इधर इसका साउथ होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम लोग लटकाएंगे, तो आप लोगों को पता है जो चुंबक होती है उसके जो अपोजिट ध्रुव होते हैं वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जो सिमिलर सिमिलर होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर भगाते हैं। ओके, तो जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे एक लड़का है एक लड़की है, तो एक दूसरे को आकर्षित होते हैं। वही आप तो देखिए कि लड़के लड़के क्या, आ रहे लड़की मिल जाती है तो कहते हैं चल तू भाग ले इधर से। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा उसी तरह से ये भी है, अपोजिट डायरेक्शन। इसी वजह से देखिए जब इधर देखिए साउथ अगर आने की कोशिश करेगा, तो ये वाला साउथ साउथ क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। इस वजह से ये किधर भगा देगा, इसको इधर भगा देगा। इस वजह से ऐसा होता है। तो स्वतंत्र रूप से जब हम किसी को चुंबक को लटकाते हैं, तो वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही हमेशा रहती है, और उसका नॉर्थ है वो हमारे जो नॉर्थ का भौगोलिक ध्रुव है उधर रहता है, और जो साउथ है वो साउथ
गोलार्ध की ओर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इस तरह से लटकती है। तो क्योंकि जो नॉर्थ साउथ है और इधर भी साउथ और नॉर्थ है, आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। इसी सिद्धांत पर जो कंपास होता है, दिशा सूचक यंत्र होता है, वो इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। तो हम लोगों को पता चल जाता है, इसी वजह से कंपास की जो सुई होती है हमेशा नॉर्थ दिशा को दिखाती है, अगर उस पर कोई दूसरा बल ना पड़ रहा हो, कहीं पर चुंबकीय बल पाया जाता है तो वहां पर वो कंपास कार्य नहीं करता है। ओके, तो एक चीज देखने को मिलेगा, दो चुंबकों के ध्रुव एक दूसरे को विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एकदम मैं अभी आप लोगों के लिए बताया, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। आप लोगों को मजा आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। तो इसका कौन सा होगा, सी वाला होगा। तो इस तरह से प्यार से आप लोग पढ़िएगा, आप लोगों की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को एक जबरदस्त देखने को मिलेगा। क्लास को लाइक ठोक दीजिए जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बाष्पीकरण और बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प वायु में मिल जाती है। देखिए बाष्पीकरण क्या है, जब आप लोग चाय बनाते हैं तो उसमें से जो पानी और दूध के अंदर जो जल होता है वो बाष्पित होकर के ऊपर उड़ जाता है, वही क्या है, बाष्पीकरण है। लेकिन बाष्पोत्सर्जन क्या है, बाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जब वृक्ष हैं उनके अंदर जल पाया जाता है, या वो जड़ों के माध्यम से, अन्य चीजों के माध्यम से वृक्षों के अंदर जल आ जाता है। यही जल जब बाष्पित होता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, यानी कि एक तरह से बाष्पीकरण ही है, लेकिन वृक्षों के माध्यम से हो रहा है, इस वजह से इसको बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। और क्योंकि आप लोग देखेंगे, देखिए जैसे हमारे यहाँ तो पानी की कमी नहीं है, तो हमारे यहाँ जब पानी की कमी नहीं है तो वृक्ष होते हैं, उनमें खूब पत्तियां पाई जाती है, बड़की बड़की पत्तियां पाई जाती हैं। लेकिन जब आप लोग मरुस्थलीय क्षेत्रों में चले जाएंगे तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी की कमी है। अब पानी की कमी इसी वजह से मरुस्थलीय क्षेत्रों में जैसे टांग फनी इस प्रकार के इस प्रकार की जो पादप पाए जाते हैं, क्योंकि बाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा तो पानी की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी तो पेड़ सूख जाएगा। तो पानी के क्षय को रोकने के लिए वो लोग क्या कर देते हैं, अपनी पत्तियों को ही गिरा देते हैं। या हमारे यहाँ भी जैसे हम लोगों के यहाँ शुष्क मौसम जब होता है, मार्च का समय, फरवरी का समय बहुत ड्राई मौसम होता है, शुष्क मौसम होता है, तो हमारे यहाँ के वृक्ष क्या कर देते हैं, पत्तियों को गिरा देते हैं। क्यों, क्योंकि जिससे बाष्पोत्सर्जन क्या हो, कम हो। तो एकदम सही बात है। जलीय जंतु श्वसन के लिए जल में विलित वायु का प्रयोग करते हैं, तो एकदम प्रयोग करते हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है हमसे पूछ रहे हैं, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा भाई इसके तो फिर दोनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमसे भाई क्या पूछ रहा है, गलत ऑप्शन पूछ रहा है। इनमें से तो कोई गलत नहीं है, ना ही एक गलत है ना ही दो गलत है, तो कौन सा हो जाएगा भाई, डी वाला सही हो जाएगा। बड़े प्यार से हम लोग को आंसर मिल गया।